हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट किया गया है। कंप्लीट कोर्स फॉर गेट एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट किया गया आप सभी के लिए। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में कुछ बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, और उसमें सबसे लास्ट में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखा था, जहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था बीटा का। और फिर हम लोगों ने केस 1 एंड केस 2 में लोगों ने देखा कि बीटा जीरो होगा तो इसका क्या मतलब है, एंड बीटा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसका क्या मतलब है। ये सभी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस का आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ। तो देखिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला था, जो हम लोगों ने देखा था, वो क्या था। 1/ρ डी रो बाय डी पी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो हमें एक कंप्रेसिबिलिटी निकालना है, बट कौन सा होना चाहिए, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होना चाहिए। अब देखिए माय डियर, यहाँ पर गैस का पूछा जा रहा है, तो गैस के केस में हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो यहां से P इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, m बाई भी इंटू आर टी। m बाई भी इज कॉल्ड डेंसिटी और मास डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू रो आर टी। हमें क्या चाहिए माय डियर, हमें चाहिए बीटा, और बीटा फाइंड करने के लिए हमें डी रो बाई डी पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो रो इज इक्वल टू P डिवाइड बाय आर टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो डी रो बाय डी पी इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं P बाय आर टी। तो P बाय आर टी का जब डिफरेंशिएशन होगा P के रिस्पेक्ट में, P डिवाइड बाय आर टी। आर यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल आप देख पा रहे हैं, तो 1/RT यहाँ पर बाहर आ जाएगा, 1/RT। एंड P का डिफरेंशिएशन P के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो डी रो बाय डी पी विल बी इक्वल टू 1। नाउ तो बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा माय डियर 1/ρ इंटू, सॉरी सॉरी यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1/RT। रो बाय डी पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/RT। तो बीटा इज इक्वल टू 1/ρ इंटू डी रो बाय डी पी होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/RT। तो बीटा इज इक्वल टू 1/ρ r। अब यहाँ से देखिए रो आर टी किसके बराबर है, रो आर टी पी के बराबर है। तो बीटा इज इक्वल टू 1/P। यही है माय डियर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 1/P। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर एक टर्म है बल्क मॉडुलस।
एक टर्म है बल्क मॉडुलस, तो उस टर्म को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बल्क मॉडुलस। तो माय डियर फ्रेंड, बल्क मॉडुलस आइसोथर बल्क मॉडुलस जो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, k इज इक्वल टू 1/बीटा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा माय डियर, केटी। केटी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ये क्या होता है माय डियर, 1/बीटा, और बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/p। तो 1/1/p, दैट मीन्स p। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू p। ये आप याद रखेंगे, वेयर केटी इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ओके, आई होप कि ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बल्क मॉडुलस क्या होगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी तो हो चुका है, अब हम लोग एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे। दैट मीन्स आप किसी भी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं बट एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली गैस को दो तरीकों से कंप्रेस किया जाता है, या तो आइसोथर्मली या तो एडियाबैटिकली। तो आइसोथर्मली तो हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ से देखिए माय डियर, फिर वही चीज हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है बीटा। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ρ d ρ/d। इसी में हम क्या करेंगे, d ρ/dp का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, चूंकि एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी पूछा जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एडियाबैटिक इक्वेशन लिखेंगे। एडियाबैटिक, तो ये आप जानते हैं क्या होता है एडियाबैटिक इक्वेशन, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, p इंटू v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक चीज आप नोटिस किए होंगे, क्या पिछले केस में जब जब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसका मास कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स मास इज इक्वल टू, अब क्या लिखते हैं, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, एंड मास चूंकि कांस्टेंट है तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू भी, रो इंटू भी इज इक्वल टू कौन। ओके, तो यहां से आप सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, ये हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब देखिए यही वैल्यू वॉल्यूम का हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो P इंटू ही, वॉल्यूम के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, m/ρ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P इंटू एम टू द पावर गामा डिवाइड बाय रो टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू टेंट। अब यहाँ पर देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मास कांस्टेंट है माय डियर, तो m टू द पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टर्म क्या बच जाएगा, तो p बाय रो टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस कैन बी रिटन एज p इंटू
रो टू द पावर माइनस गामा इक्वल टू दैट। अब देखिए इस टर्म में हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए, डी रो बाय डी पी हमें चाहिए, तभी हम कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा क्या होगा देखिए, एक बार p को बाहर रखिए एंड रो टू द पावर माइनस गामा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा माय डियर, माइनस गामा इंटू रो टू द पावर माइनस गामा माइनस 1 इंटू डी रो प्लस, अब रो टू द पावर माइनस गामा को बाहर लिखेंगे एंड p को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो dp इज इक्वल टू, कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माय डियर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इज माइनस p इंटू गामा इंटू रो टू द पावर माइनस गामा डिवाइड बाय रो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रो टू द पावर माइनस गामा डिवाइड बाय रो इंटू डी रो प्लस रो टू द पावर माइनस गामा इंटू dp इक्वल टू 0। तो रो टू द पावर माइनस गामा इंटू dp इज इक्वल टू p इंटू गामा इंटू रो टू द पावर माइनस गामा डिवाइड बाय रो टू डी रो। अब देखिए माय डियर, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, रो टू द पावर माइनस गामा कैंसल आउट हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी रो बाय डी पी। तो डी रो बाय डी पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो डिवाइड बाय पी इंटू गामा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू डी रो बाय डी पी है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, रो डिवाइड बाय पी इंटू गामा। रो और रो कैंसल आउट, तो बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय पी इंटू गामा। यही है माय डियर एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम आप यहाँ पर बल्क मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू, ये 1 बाय बीटा होता है माय डियर, तो के विल बी पी इंटू गामा। तो के विल बी इक्वल टू पी इंटू गामा, या आप सिंपली इसे गामा इंटू पी भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक टर्म आप देख रहे हैं एडियाबैटिक इक्वेशन में, जो टर्म देख रहे हैं गामा, आई होप कि आपको गामा के बारे में पता होगा। गामा क्या है माय डियर, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ये एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है और गामा का वैल्यू 1.61 होता है फॉर मोनो एटॉमिक एयर, और मोनो एटॉमिक एयर। एंड गामा का वैल्यू डियर 1.4 होता है फॉर डायटोमिक एयर, फॉर डायटोमिक। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। ओके, तो इसका जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये तो मैंने बस आपको
छोटा सा डेरिवेशन किया है समझने के लिए, बट आपको बस रिजल्ट याद रखना है कि थीटा क्या होगा, गामा 1/गामा इंटू पी, और के क्या होगा, गामा इंटू पी। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विस्कोसिटी। काफी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप ध्यान देंगे। देखिए विस्कोसिटी क्या है माय डियर, आपसे पूछा जाता है कि विस्कोसिटी के बारे में बताइए, तो आप सिंपल एक लाइन में कहेंगे, दिस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अगर आपको विस्कोसिटी के बारे में एक लाइन में बोलने को कहा जाए, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, दिस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस between the layers of the fluid। फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करेगा उसे हम लोग विस्कोसिटी कहेंगे। दैट मीन्स फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को, दूसरे लेयर के मोशन को रेजिस्ट करना चाहता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, किसी भी फ्लूइड फ्लो में टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड resist the motion of each other. Such a fundamental property of the fluid is known as viscosity. ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि विस्कोसिटी का बेसिक कॉज क्या है, बेसिक कॉज ऑफ, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया विस्कोसिटी के बारे में कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फ्लूइड के अपने ही दो लेयर के बीच में, फ्लूइड के अपने ही दो लेयर के बीच में, यानी सेम मॉलिक्यूल्स है वहां पर, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा, दैट मींस सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, कोहेसिव फोर्स काम करता है। लेयर के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो विस्कोसिटी का बेसिक कॉज क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव, और कोहेसिव फोर्स क्या है माय डियर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction between the similar molecules। This is the force of attraction between the similar molecules। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और यही विस्कोसिटी का बेसिक कॉज है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिक्विड एंड गैस में किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरी मच ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ गैस। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। माय डियर फ्रेंड, गैस के केस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब वहां पर कोहेसिव फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम होगा, और जब कोहेसिव फोर्स ही कम होगा तो वहां पर विस्कोसिटी क्या होगा, काफी कम होगा। बट लिक्विड के केस में क्या होता है माय डियर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा।
और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड का विस्कोसिटी गैस के विस्कोसिटी से काफी ज्यादा होता है। ओके, तो ये था माय डियर फ्रेंड विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का बेसिक रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए माय डियर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे। देखिए माय डियर, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रहा है, सरफेस के ऊपर से फ्लो। तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर, देखिए बस आपको ध्यान देना है, इस फ्लूइड का, जो फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड का ये लेयर जो है ये क्या होगा, सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, और सरफेस क्या है, फिक्स है। तो फ्लूइड का जो लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम लोग नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। फ्लूइड का जो भी लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। दैट मीन्स यहाँ पर सरफेस पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा जी, इंक्रीज होते जाएगा। कैसे, वो समझिए आप। अब देखिए, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है माय डियर, वो पाराबोलिक नेचर का वेरिएशन होता है। दिस इज द वेलोसिटी वेरिएशन ओवर ए सरफेस। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी u, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा था। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस सरफेस से y डायरेक्शन में, सरफेस से y डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दो सेक्शन ले लेंगे। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस वेलोसिटी इज स्मॉल u प्लस डी यू, एंड इस सेक्शन पर, इस सेक्शन का वेलोसिटी मान लेते हैं दिस इज u। अब डिस्टेंस भी देख लेंगे, यहाँ से सरफेस तक का डिस्टेंस जो है ये है माय डियर y प्लस डी वाई, और ये डिस्टेंस है आपका y। तो आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, सरफेस से y डिस्टेंस पर वेलोसिटी u है, और सरफेस से y प्लस डी वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या है, u प्लस डी वाई डी यू है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर कि डी वाई डिस्टेंस पर वेलोसिटी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, डी यू इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। हियर वेलोसिटी ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट। वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है माय डियर, दिस इज इक्वल टू डी यू डिवाइड बाय डी वाई, डी यू डिवाइड बाय डी वाई। ओके, तो सरफेस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, जिसके कारण हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, डी यू डिवाइड बाय डी वाई मिलेगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या कहना है, इस चीज को समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है ये,
और इस सरफेस के ऊपर से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कहना है कि किसी भी दो लेयर के बीच में, मान लीजिए कि ये दोनों लेयर, इस दोनों लेयर के बीच में जो विस्कस शियर स्ट्रेस काम करेगा, विस्कस शियर स्ट्रेस क्या है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो विस्कस शियर स्ट्रेस काम करेगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। और इस लेयर का डिस्टेंस सरफेस से कितना है? मान लीजिए y डिस्टेंस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या कहना है माय डियर? द विस्कस शियर स्ट्रेस between the two layers of the fluid two layers of the fluid at a distance y from the surface at a distance y from the surface can be written as तो जो विस्कस शियर स्ट्रेस होगा दैट इज टाउ will be directly proportional to velocity gradient du divided by dy, and this is called Newton's law of viscosity. तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है माय डियर, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू इनटू du डिवाइड बाय dy. Mu is a constant known as इस कांस्टेंट को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी का और भी नाम है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसे हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे वो सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी करके पूछे, ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब इसका यूनिट चेक करेंगे कि डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा। ओके, चलिए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए माय डियर, यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अभी आपने फॉर्मूला देखा माय डियर, अभी आपने फॉर्मूला देखा, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du डिवाइड बाय dy। तो यहां से आपको म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टाउ डिवाइड बाय du डिवाइड बाय dy। जब आप इसका यूनिट निकालेंगे सॉल्व करके तो आपका म्यू का देखिए, म्यू का SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ये आ जाएगा माय डियर पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड, या आप इसे सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब यदि आप न्यूटन न्यूटन को चेंज कर दें, न्यूटन की जगह पर आप क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में मीटर स्क्वायर तो है ही, ऊपर सेकेंड है, दिस सेकेंड इज कैंसल्ड आउट, मीटर इज कैंसल्ड आउट,
तो केजी पर मीटर सेकेंड, ये भी यूनिट हो गया किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का, बट इस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस यूनिट कहते हैं, एमकेएस यूनिट। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों सेम होता है। डायनामिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड, और यदि आप एमकेएस यूनिट की बात करेंगे तो एमकेएस यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर सेकेंड, दोनों ही सेम होता है। अब हमें यहाँ पर सीजीएस यूनिट चाहिए, तो चलिए सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं। अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर, एमकेएस यूनिट देखिए क्या है, केजी पर मीटर सेकेंड है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, केजी के जगह पर क्या आएगा, ग्राम, मीटर के जगह पे क्या आएगा माय डियर, सेंटीमीटर। तो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वहां पर सीजीएस यूनिट में लिखा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एसआई में चेंज करेंगे, और इस टर्म को सिंपली वन पॉइस कहा जाता है, वन पॉइस। और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में, वन पॉइस इज इक्वल टू, तो वन पॉइस बराबर क्या होगा माय डियर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। आइए इस पॉइस को हम लोग चेंज करेंगे एसआई, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू क्या है जी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ग्राम है तो वहां पर आप केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻³ केजी, सेंटीमीटर है तो आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर। तो ये आ जाएगा माय डियर 1 पॉइस इक्वल टू 10⁻⁻1 केजी पर मीटर सेकेंड। ये एमकेएस यूनिट है और ये एसआई के बराबर होता है, सो 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड। 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सीजीएस यूनिट में यदि गिवन है, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी यदि सीजीएस यूनिट में गिवन है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये था यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे बात करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखिए, थोड़ा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात कर लिया जाए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, हम लोग न्यू से इसे डिनोट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए माय डियर, थर्मोडायनामिक्स में, सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स में डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होता था, ठीक है, बार बार आ जा रहा था। तो कन्वीनियंस के लिए, फॉर द कन्वीनियंस, इस टर्म को एक नाम दे दिया गया और उसे ही हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। जब आप डायनामिक विस्कोसिटी में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगा, और जब आप इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या माय डियर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी न्यू का काइनेमेटिक विस्कोसिटी का माय डियर एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माय डियर सीजीएस यूनिट। आइए सीजीएस यूनिट भी निकाल लेते हैं, सीजीएस यूनिट ये क्या हो जाएगा,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इस सीजीएस यूनिट को हम लोग 1 स्टॉक कहते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। ओके, अब फिर यहाँ पर वही चीज करेंगे, हम लोग इस सीजीएस यूनिट को एसआई में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। एज वी नो दैट 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप इसको चेंज कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, यानी ये आपका आ गया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर, यानी 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यदि क्वेश्चन में आपको विस्कोसिटी स्टोक में दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और ये सीजीएस में है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो एसआई में कैसे चेंज करेंगे, 10 टू द पावर -4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो ऑटोमेटिकली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और 1 स्ट्रोक बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ओके, तो ये था माय डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ पर आपको सभी चीजें डेप्थ में पढ़ाई जाएगी, कोई भी चीज यहाँ पर स्किप नहीं किया जाएगा। तो आप लोग कंसंट्रेट होके यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई भी सेशन, किसी भी सेशन को स्किप मत कीजिए। ओके, तो चलिए माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।